Good morning, friends. My name is Chandravardhan, and I welcome you all to PCS Educare, one of the India's leading educational platforms. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बजट 2023-24 का आर्थिक रूपरेखा और साथ में इसका पूरा डिटेल देखेंगे। बिहार बजट जो है, आपका जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है, मेंस होगा। इसके बाद बीपीएससी जो आपका अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का मेंस होगा 68th का। इसके अलावा 67th का जो आपका होने वाला इंटरव्यू जो होगा उसमें भी काम आएगा और साथ में आगे जो भी एग्जाम होने वाला है, पटना हाई कोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है, उन सब में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी साल भर तक, अगले साल फरवरी तक जितना भी एग्जाम होगा सब में ये काम आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए और कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताइए। ठीक है, तो देखते हैं 2023-24 का बिहार का बजट। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? 6% दर्ज हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये है। और इसी वर्ष देश का जो आर्थिक वृद्धि दर था, मतलब भारत का जो आर्थिक वृद्धि दर था 2021-22 में, वो था 8.7%, जबकि बिहार का आर्थिक विकास दर जो था वो 10.98% था। और ये कई बार पूछा गया है। 10.98% जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, और बिहार का यह जो वृद्धि दर है वो भारत के विकास दर से 2.28% अंक तथा वैश्विक विकास दर से 4.98% अंक ज्यादा है। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखने लायक चीज है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार आर्थिक वृद्धि दर जो है बिहार में अभी भी 2.5 अंक में होने का अनुमान है, मतलब कि 10 से ज्यादा होने का अनुमान है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा ये भी। इसके बाद देखें, यदि हम लोग आर्थिक परिदृश्य देखें प्रतिशत में, तो वास्तविक जो था 2021-22 में वो था 10.98%। ठीक है, बजट अनुमान 2022-23 का जो था वो 10.34% था, तो इससे ज्यादा ही हुआ। ठीक है, वास्तव में इससे ज्यादा ही हुआ। यहां पर देखें 2023-24 का जो बजट अनुमान है वो कितना है, तो 15.24। ठीक है, 2021-22 में जो वास्तविक हुआ वो अभी हमको पता है 10.98। ठीक है, बजट अनुमान जो 2022-23 का था उसमें 10.34% और जो 2023-24 का बजट अनुमान है वो है 15.24%। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 2023-24 में बजट बिहार का जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो 15.24%। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार वित्तीय वर्ष 2004-05 से लेकर और वित्तीय वर्ष 2018-19 तक राजस्व अधिशेष अर्जित करता रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2004-05 से 2018-19 तक क्या रहा है बिहार का आर्थिक परिदृश्य, तो राजस्व अधिशेष जो है वो बिहार में रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राजस्व अधिशेष कहने का मतलब है कि जितना बजट बनाया गया, जितना बजट का अनुमान किया गया उससे कम खर्च हुआ। ठीक है, तभी तो आपके पास अधिशेष बचेगा ना, ज्यादा पैसा बच जाएगा। ठीक है, जितना आपने अनुमान लगाया, आपको कोई चीज खरीदने के लिए आपने सोचा कि 50 रुपया खर्च करेंगे, लेकिन खर्च किया आपने 35 रुपया, तो 15 रुपया क्या हो गया, आपका बजट अधिशेष रहा। ठीक है, इसी अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,479 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष होने का अनुमान है। तो 2023-24 में राजस्व अधिशेष कितना रहेगा, 4,479 करोड़ रुपया रहेगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है राजस्व अधिशेष। ठीक है, 2022 में बात करें तो राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की ये धाराएं हैं, धारा 12 की उपधारा 1 तथा 2 के द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 बनाई है। ठीक है, तो ये 2022 में बनाया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2006 के नियमावली के अनुसार बनाया गया। चलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा तय ऋण अधिसीमा जो है वो जीएसडीपी का, मतलब कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4.5% होना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित है। ठीक है, और 0.5% जो है वो शर्त के साथ है। शर्त का मतलब क्या, शर्तों के साथ है। ठीक है, और इसी के आलोक में देखें, मतलब इसी के परिदृश्य में देखें तो बिहार का कितना रहा, 3.78% रहा। ठीक है, कहा कितना गया है, 4.5%, रहा कितना, 3.78%। तो इससे
मतलब क्या कहें 4.5% जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3.78% रहा, इसका मतलब कि उससे कम रहा तो सही रहा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। पुनः यदि देखें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है वो 3.4% रखा गया है, जो बिना शर्त के ऋण अधिसीमा 3.50% के अधीन है, ठीक है, 3.5% के अधीन है क्योंकि 3.47% है, तो ये भी सही है, ठीक है। आगे देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2.98% अनुमानित किया गया है। राजकोषीय घाटा जो है वो कितना होना चाहिए, 2.98% अनुमानित किया गया है, ठीक है। और 2022-23 में 3.47% था, तो उससे कम ही आपका राजकोषीय घाटा जो है उसको रखा गया है, अनुमान किया गया है, ठीक है, 2.98%। ये आपका राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये सब यदि आपको बजट का टर्म समझना है तो एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, मैंने उसमें सारे जितने भी टर्म्स है उन सबको समझाया हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा देखें तो ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा जो है वो क्या होता है, बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। क्यों है भैया, जितना आपने कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज यदि आप समय से चुका दे रहे हैं तो क्या होगा, वो एक आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये बताता है ना। आप ब्याज भी नहीं चुका रहे, मूलधन की तो बात छोड़िए, ब्याज ही नहीं चुका पा रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर भी जो राज्य जो है जितना भी ऋण लिए हुए है, जितना भी कर्ज लिए हुए है, उसका ब्याज समय से चुका दे रहा है, इसका मतलब कि बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य है, ठीक है। और ऋण प्रबंधन की स्थिति जो है वो भी अच्छी है, ऐसा पता चलता है इससे। और यहाँ पर यदि देखें तो वित्त आयोग जितने भी हुए हैं, अभी जैसे 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो वित्त आयोगों ने ब्याज भुगतान को राजस्व प्राप्ति के अनुपात के रूप में निर्धारित सीमा में रखने की अनुशंसा की है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति जितना आपका होता है उससे एक निश्चित अनुपात में आपको ब्याज जो है वो भुगतान करते रहना चाहिए, ऐसा अनुशंसा किया गया है विभिन्न आयोगों के द्वारा, वित्त आयोगों के द्वारा, ठीक है। और इसी अनुशंसा के तहत इसे 10% की सीमा में रखना बेहतर ऋण प्रबंधन को दर्शाता है। 10% तक यदि आपका है तो आपका बेहतर ऋण प्रबंधन है, ठीक है। और बिहार का ब्याज भुगतान जो है वो 2021-22 में देखें तो कुल राजस्व प्राप्ति का 8.7% था, और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के अनुसार यह अनुपात कितना था, 8.29% था, और 2023-24 में 8.64% अनुमानित है, तो 10% के करीब है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिहार का आर्थिक स्थिति अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा है ब्याज भुगतान के हिसाब से देखें तो। अच्छा, अब देखिए प्राप्तियों की प्रवृत्ति और संरचना क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपका करोड़ रुपए में दिया जा रहा है, ठीक है। तो 2021-22 का जो वास्तविक था वो यहाँ पर देख सकते हैं 1,99,270 करोड़ था। 2023-22 का देखें तो बजट अनुमान कितना था, 2,37,892, और 2023-24 का अनुमान देखें तो 2,62,085 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ पर यदि देखें कुल प्राप्तियों की यहाँ पर बात हो रही है, प्राप्ति किस तरह से कर राजस्व कर से प्राप्त होता है, राजस्व से प्राप्त होता है ना। तो किस प्रकार से प्राप्त होता है राज्य को राजस्व या फिर वित्त का स्रोत, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां जो थी वो कितनी थी, 1,99,270.15 करोड़ रुपए, ठीक है। और आपको इस बार जो है 2023-24 में वो 2,62,085.40 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो आपको 2023-24 का याद रखना है, और हो सकता है कि 2022-23 का भी पूछ दे, तो बजट अनुमान जो था वो उस समय कितना था, 2,37,891.94 करोड़। तो ये दोनों आंकड़ा फिलहाल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 22-23 का पूछेगा या 23-24 का पूछेगा ये नहीं कहा जा सकता। यदि एग्जाम आपका 1-2 महीने के अंदर है, 1-2 महीने के बाद एग्जाम होगा, अगर मई जून के बाद एग्जाम होगा तब आपका 2023-24 का ही पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यदि देखें तो राज्य सरकार की कुल आय मतलब प्राप्तियां, राज्य सरकार को जो आमदनी हो रही है उसमें राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ रुपए था, तो 2,12,326.97 करोड़ रुपए था, और पूंजीगत प्राप्ति जो है वो कितना था, 49,758.44 करोड़ रुपए। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति ये दोनों भी आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुल आय जो है वो तो निश्चित तौर पर ही याद रखिए, ठीक है। अब यदि देखें तो कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना है, 81.01% है, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में
82.69% अनुमानित था। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, ये प्रतिशत भी आप याद जरूर रखिएगा। चलिए राजस्व संग्रह की संरचना देख ले, राजस्व किस प्रकार से संग्रह किया जाता है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा जो है वो 71.79% रहने का अनुमान है। ठीक है, सबसे ज्यादा किससे होगा, इसी से होगा, किससे, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा 71.79%। और इसी वित्तीय वर्ष में कर विभिन्न मतलब कर से अलग, मतलब जो ऋण है उससे अलग, जो ऋण नहीं, यहाँ पर कर कहने का मतलब कि जो आप पर कर लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है उससे अलग। ठीक है, कर के अलावा जो राजस्व मद है उसमें कुल राजस्व प्राप्ति का 3.07% राजस्व संग्रह होगा। ठीक है, तो करों से कितना होगा, 71.79%, और कर से अलग जो होगा वो 3.07% होगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्रीय करों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है उसमें राज्य का हिस्सा जो है वो मात्र 12.67% की वृद्धि दर से अनुमानित है, जबकि राज्य का अपना कर राजस्व जो है, जैसे देखिए केंद्र सरकार भी कर लगाती है और राज्य सरकार भी कर लगाती है, तो अभी केंद्र सरकार का देखें तो 12.67% और राज्य का जो अपना कर राजस्व है उसके मद में 20.9% की बढ़ोतरी अनुमानित है। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि देखें तो केंद्रीय अनुदान के मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में -7.97% की कमी तथा राज्य के अपने कर भिन्न राजस्व में, कर भिन्न राजस्व का कहने का मतलब कि टैक्स से अलग, जो टैक्स से इतर जो भी राजस्व है उसमें 6.13% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम लोग देख लें तो यहाँ अब देखते हैं बिहार की कुल प्राप्त, बिहार में कुल प्राप्त जो होगा राजस्व उस वो प्रतिशत में दिखाया जा रहा है यहाँ पर ग्राफ के जरिए। ठीक है, तो केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होगा 19%। ठीक है, लोक ऋण में देखें तो ये होगा 19%, ऋणों की वसूली देखें तो ये हो गया यहाँ पर 0%, केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो होगा वो होगा 39%, जो कि मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, कि राज्य सरकार के कर राजस्व यदि देखें तो ये हो जाएगा आपका 20%, और फिर यदि हम लोग देखें राज्य का कर भिन्न राजस्व यदि देखें तो ये हो जाएगा 3%। ठीक है, तो यहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, राजकोषीय प्राथमिकताओं की प्रवृत्ति और विन्यास यहाँ पर दिया हुआ है। तो बजट 2023-24 का प्रमुख लक्ष्य क्या है, यह है उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना। ठीक है, और विकास मूलक व्यय पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार जो है हमेशा से जन कल्याण के प्रति समर्पित है, ये तो हर सरकार कहती है। विकास मूलक व्यय को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रमुख प्राथमिकता दी गई है, और विकास मूलक व्यय के अंतर्गत क्या होगा, तो सामाजिक क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा, आर्थिक प्रक्षेत्र में खर्चा किया जाएगा, और सामान्य प्रक्षेत्र के लोक कार्य पर खर्चा किया जाएगा, मतलब व्यय किया जाएगा। पूंजीगत परिव्यय के ऊपर होने वाले व्यय को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए राज्य के बजट 2023-24 में कुल व्यय का लगभग 63.91% हिस्सा जो है वो विकासात्मक व्यय पर रखा गया, मतलब विकास परख जो व्यय होगा, ऐसा कार्य जिससे राज्य का विकास हो सके, जैसे सड़क वगैरह निर्माण करना या फिर बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं उन सब के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो राज्य के विकास हेतु जो खर्चा किया जाएगा वो होगा 63.91%। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में का बजट जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट जो कितना था, 2,37,691.19 करोड़ रुपए था, उससे 10.8% की बढ़ोतरी के फलस्वरूप कितना हो गया है, 2,61,885.40 करोड़ रुपए हो गया है। तो 2023-24 का बजट कितना है, वो है 2,61,885.40 करोड़ रुपए। ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो कि आपको याद रखना है। 2022-23 का बजट जो था वो 2,37,691.19 करोड़ रुपए था, ये भी आपको याद रखना है। इसको आगे हम लोग चार्ट में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखें तो कुल बजट में 79.37% जो है वो राजस्व व्यय है, और 20.63% जो है वो पूंजीगत व्यय रखा गया है। तो ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का आंकड़ा भी आपको याद रखना है। सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा खर्चा किया जाएगा, 38.14%। ठीक है, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। आर्थिक सेवाओं पर कुल बजट का कितना खर्चा किया जाएगा, 24.01% खर्चा किया जाएगा। इसके बाद यदि देखें तो कुल व्यय में से सामान्य सेवाओं पर जो है
28.38% व्यय अनुमानित है और लोक ऋण की अदायगी के लिए कुल व्यय का 9% रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो 7 निश्चय 2 जो योजना है जो कि 2020 से लेकर 2025 तक के लिए चलाई जा रही है, इसमें 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। और क्षेत्र वार यदि व्यय संरचना देखें तो आर्थिक सेवाओं पर 24%, ठीक है, सहायता एवं अनुदान पर 0%, लोक ऋण पर 9%, ऋण एवं पेशगियों पर 0.5%, सामान्य सेवाओं पर 28% और सामाजिक सेवाओं पर 38% रखा गया है। वही जो ऊपर लाइन बाय लाइन दिया हुआ था, यहाँ पर ग्राफ के जरिए दिखा दिया गया है। ठीक है, और कुल व्यय की प्रवृत्ति यदि देखें करोड़ रुपए में राशि दिया गया है तो 2021-22 में जो वास्तविक था वो था 1,93,123 करोड़ रुपए। 2022-23 का बजट अनुमान कितना था? 2,37,691 करोड़ रुपए और 2023-24 का बजट अनुमान कितना है? 2,61,885 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए ये जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 2021-22 का क्या है, ये आपका ब्लू वाला जो है वो विकासात्मक व्यय दिया हुआ है और ये कलर जो है आपका गैर विकासात्मक व्यय दिया हुआ है। ये आंकड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। 2023-24 में यदि देखें तो 54,037 करोड़ रुपए जो है ये है आपका पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय देखें तो ये है आपका 2,07,848 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये आप जरूर निश्चित तौर पर याद रखिएगा। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय 2023-24 में क्या रहा, 2022-23 में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये है आपका पूंजीगत व्यय और ये है आपका राजस्व व्यय। ठीक है, उससे पहले का याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। चलिए ऋण प्राप्ति की रूपरेखा देखें, व्यय तो देख लिया, अब ऋण प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को जीएसडीपी का मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात का 40.4% की सीमा में रखना है। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा जो आपका जीएसडीपी है उससे 40.4% तक ही आपको ऋण लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ऐसा 15वां वित्त आयोग कहा है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जरा कमेंट में आप लोग लिखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा बजट में जो 2023-24 का बजट बनाया गया है उसमें जीएसडीपी का कुल बकाया ऋण का अनुपात कितना रखा गया है? 37.81% रखा गया है। ठीक है, जो कि आकलित है। ठीक है, तो 40.4% रखना था और 37.81% रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर यदि देखें तो राज्य वित्त सुधार के पथ पर अग्रसर है और इसका प्रमाण जो है 2021-22 के 38.12% की तुलना में वर्ष 2022-23 में कम होकर क्या हो गया? 38.05% हो गया ऋण जो था और आपका 2023-24 में 37.81% रखने का अनुमान है। तो धीरे धीरे जो ऋण लिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? जीएसडीपी के प्रतिशत के हिसाब से घटता जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विकास हो रहा है राज्य में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लोक ऋण जो था वो कितना था? 49,326.53 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, कुल बकाया ऋण की प्रवृत्ति जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में भी यहाँ पर दिया जा रहा है, जो ऊपर दिया गया था वही यहाँ पर दिया गया है ग्राफ के रूप में। तो 38.12% हुआ करता था आपका 2021-22 में, जो कि 38.05% बजट अनुमान 2022-23 में और 23-24 में 37.81%। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है राज्य सरकार द्वारा बजट में बहुत सारी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई है? युवा एवं रोजगार को 10 लाख नौकरियां देने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा अनवरत महिला सशक्तिकरण जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ध्यान देने की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात की गई है। पुलिस बल को सुदृढ़ करना और उनका मॉडर्नाइजेशन करना ये कहा गया है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया जाएगा और साथ में आपका औद्योगिक विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी ध्यान दिया जाएगा और शहरी विकास यानी कि आपका अर्बन ग्रोथ, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, ये ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर 7 निश्चय 2 जो है उसके तहत 2023-24 में 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। अब इसमें देख लें यदि तो विभिन्न जो आपके हैं 7 निश्चय योजना 2 में पहला है आपका युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके तहत देखें तो आपका
राज्य में जो आईटीआई संस्थान है उनका गुणवत्ता बढ़ाया जाएगा और इसके लिए जो है 23 नए पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है आईटीआई में पढ़ाने के लिए, ठीक है। और टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा 20 औद्योगिक भागीदार इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को भी चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण जो होगा उसमें 60 आईटीआई संस्थानों में 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अप्रैल 2023 से चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। और राज्य में टेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसमें अब जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इत्यादि का भी पढ़ाई कराया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है इसके लिए। और जो आईआईटी पटना है उसके लिए नॉलेज पार्टनर का काम करेगा और साथ में इसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेगा, ठीक है। 2023-24 में इसके लिए 90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और उसके लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में स्थल उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है वो स्थापित किया गया है बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी, कहां पर, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनेगा, ठीक है। राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 2080 युवाओं का मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत 2047 युवाओं का और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा एवं उद्यमी योजना के तहत 2020 युवाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया। हालांकि ये आंकड़ा याद नहीं रखना है, बस इसमें जो आपके योजनाएं हैं ना उनका नाम याद रखने के लिए मैं इसको पढ़ा हूं और इसके लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है उद्यमिता के विकास के लिए, याद रखिएगा। इसके बाद देखें तो दूसरा है आपका सशक्त महिला सक्षम महिला। इसमें यदि देखें तो राज्य की महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लागू किया गया है और 2022-23 में योजना के अंतर्गत 2020 महिलाओं का औपबंधिक रूप से चयन किया गया और इसके लिए जो है 2023-24 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि देखें तो उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है और यदि इंटर पास करती हैं तो अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और इसके लिए बजट 2023-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी ये तीसरा निश्चय है और इसमें जो है यदि देखें तो 2023-24 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और टोटल जो है अभी तक 2022-23 में 156 योजनाओं में क्रियान्वयन करके और 45,194 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। ये उपलब्धि है, अच्छी उपलब्धि है। अब यहाँ पर देखें तो कुल पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र जो है वो कितना है, 18,602 हेक्टेयर है, ठीक है। ये जो है लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जो आहर पाइन का व्यवस्था किया गया है, 56 योजनाओं को पूर्ण किया गया है, उसके माध्यम से ये जो सिंचित क्षेत्र है वो है 18,602 हेक्टेयर, ठीक है। 2023-24 में इसके लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग के द्वारा सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत 2021-22 से 2022-23 तक जो उपलब्धि है वो है 2043 हेक्टेयर और 2023-24 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ऊर्जा विभाग की बात करें तो इसके लिए भी जो है 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात करें तो इसके लिए 2023-24 में 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिर यदि हम लोग बात करें तो पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए जो है 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और स्वच्छ शहर विकसित शहर की यदि बात करें तो 2023-24 में 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इसके जरिए किया जाएगा और 35 नगर निकायों में 51 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 87 नगर निकायों में 181 वेस्ट टू कंपोस्ट केंद्र जो है वर्तमान में संचालित हैं। तरल अपशिष्ट प्रबंधन मतलब कि जो लिक्विड आपका वेस्टेज होता है उसके मैनेजमेंट के तहत 1 लाख से कम आबादी वाले 231 नगर निकायों में ये जो आपका सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान है ये चालू कर दिया गया है, ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान के लिए प्रखंड स्तर पर एक प्लास्टिक
अवशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र बनाए जाने का प्रावधान है। घबराइए मत इंग्लिश मीडियम वाले, अगर यदि आप हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंग्लिश में भी इसी को पढ़ेंगे, सेम चीज को इंग्लिश में भी जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, भूमिहीन परिवारों विशेषकर अनुसूचित जनजाति परिवारों के अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2023-24 में बचे हुए जितने भी ग्राम पंचायत है उनमें आवश्यकता अनुसार ये जो है आपका शौचालय, क्लस्टर शौचालय का निर्माण कर दिया जाएगा, ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत देखें तो 2023-24 में 10 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण जो है वो लक्ष्य रखा गया है, टोटल 10 जिलों में, ठीक है। वृद्धजन जितने भी हैं उनके लिए आश्रय स्थल बनाया जाएगा जिला मुख्यालय में, जितने भी 38 जिला मुख्यालय हैं उनमें, और 2023-24 में 20 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया है। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाया जाएगा और इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जितने भी शहर हैं सभी में महत्वपूर्ण नदी घाटों पर जो भी आपका विद्युत शवदाह गृह होता है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से जहां पर जलाया जाता है शवों को, और मोक्ष धाम का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यदि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के विकास की बात करें तो इस क्रम में पटना शहर में और निकटवर्ती क्षेत्रों में, खगौल में, दानापुर और फुलवारी शरीफ सहित अन्य क्षेत्रों में जल निकासी के लिए 9 कैचमेंट एरिया में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए कुल 957.51 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है और 2023-24 में 276 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण पथ जो है वो बनाया गया है कितना आपका 12,250.32 किलोमीटर बनाया गया है और 1623 जो है वो पथ यहाँ पर प्रस्तावित है। 2022-23 में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रायोरिटी लिस्ट के शीर्ष प्राथमिकता वाले 38 पथ मतलब 526.45 किलोमीटर का चयन किया गया और 2023-24 में इसके लिए 185 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जरूरी है 1137 पशु अस्पताल जो है वो अभी विभाग के द्वारा संचालित है और 1396 चिकित्सा पदाधिकारियों को वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित करके और टेलीमेडिसिन की सेवा प्रदान की जा रही है, ठीक है। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है दूर से ही आपको इंटरनेट के जरिए और कंप्यूटर के जरिए आपको चिकित्सा सहायता दी जाएगी, ठीक है। और आगे देखें यहाँ तो बाल हृदय योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया था। जो बच्चे जिनके हृदय में छेद हैं उनके लिए, और नन्हे दिलों की मुस्कान इसका टैग लाइन है, ठीक है। और इसके लिए जो है आपका 700 से अधिक बच्चों का ऑपरेशन कराया गया अहमदाबाद में, ये याद रखिएगा कि अहमदाबाद में ऑपरेशन कराया जा रहा है इसके लिए, और इस निश्चय के लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बाल हृदय योजना के लिए। और विभिन्न जितने भी स्कीम्स हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है आपका समग्र शिक्षा अभियान के लिए 16,131 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बाकी सब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी योजनाएं हैं उन सब का आपका दिया हुआ है लिस्ट, ठीक है। तो ये पीडीएफ यदि चाहिए तो फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं रुपया कहाँ से आता है, मतलब राज्य सरकार को आमदनी कहाँ से होती है। तो यदि देखें तो राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.96% होता है। राज्य के कर के अलावा, टैक्स के अलावा जितना भी राजस्व है वो है 2.48%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है वो 20.37% होता है, ठीक है। और केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है उससे आपका 39.20% होता है जो कि सबसे ज्यादा यही है, तो याद रखिएगा। ऋणों की वसूली से 0.16% और लोक ऋण से 18.82% जो है आपका प्राप्ति होती है। और रुपया जाता कहाँ है, खर्च कहाँ होता है, ये यदि देखें तो आर्थिक सेवाओं पर 24.01%, सहायता अनुदान और अंशदान पर 0.01%, लोक ऋण पर 9%, ऋण और पेशगियों पर 0.47%, सामान्य सेवाओं पर 28.38% और सामाजिक सेवाओं पर 38.14% जो कि सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पर होता है, 38.14% सामाजिक सेवाओं पर होता है, ठीक है। ये था आपका बजट का एक अनुमान, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा बजट हाईलाइट, और इसको जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर जितने भी आपके आंकड़े हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल ये आंकड़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, और फिलहाल ये वीडियो यदि पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं चंद्रवर्धन फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। याद रखिएगा, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में फ्री में, ठीक है। और यदि आपको बाकी नोट्स और बाकी सब चीज चाहिए तो 9525
360283 मेरा नंबर है। इस पर आप जीएस और करंट अफेयर्स के नोट्स मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।